हेलो दोस्तों, एलयू क्लासेज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में सारणिक की एक्सरसाइज 4.6 सॉल्व करवाऊंगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्वेश्चन दिया गया पहले कि निम्नलिखित प्रश्नों, यहाँ पर दिया गया प्रश्न नंबर 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। यानी कि यहाँ पर जो समीकरण निकाय दी गए आपको, इसमें आपको संगत तथा असंगत के रूप में इसे वर्गीकरण करना है। तो अब पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप ये समझ लीजिए संगत और इसके अलावा असंगत किस प्रकार से पहचानेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा, इसमें जो भी समीकरण दिया जाएगा, उस समीकरण को सबसे पहले आपको आव्यूह रूप में लिखना है। ध्यान दीजिए, जो भी समीकरण दिया जाएगा उससे आपको आव्यूह रूप में लिखना है। आव्यूह रूप किस प्रकार होगा? ax बराबर b, यानी कि समीकरण को इस रूप में पहले लिखना है। इस प्रकार लिखने के बाद यहाँ से आपको ज्ञात करना है डिटर्मिनेंट ऑफ a। जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ a ज्ञात करते हैं, अगर उसका मान 0 के बराबर नहीं आ रहा है, यानी कि आपने डिटर्मिनेंट a ज्ञात किया और उसका मान 0 नहीं आया, यानी कि 0 के बराबर नहीं आया और 0 के बराबर नहीं आएगा, तो यहाँ पर a जो है वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। याद रखिएगा, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। और जब ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो इसका मतलब यहाँ पर जो है A इनवर्स का अस्तित्व है। तो याद रखिएगा, जब A इनवर्स का अस्तित्व होगा तो इसका मतलब समझ लीजिए कि समीकरण निकाय जो है वो संगत है। इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आव्यूह रूप में लिखेंगे, यानी कि ax बराबर b के रूप में। उसके बाद आपको ज्ञात करना है डिटर्मिनेंट ऑफ a। अगर इसका मान 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब a जो है वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। इसका मतलब वहाँ पर a इनवर्स का अस्तित्व है, और a इनवर्स का अस्तित्व है तो आप बता सकते हैं कि समीकरण निकाय जो है वो संगत है। लेकिन अगर आपने डिटर्मिनेंट a ज्ञात किया और इसका मान जो है 0 आ गया, तो 0 आने पर यहाँ पर जो आव्यूह है वो अव्युत्क्रमणीय हो जाएगा। और आव्यूह जब अव्युत्क्रमणीय हो जाएगा तो इसका मतलब वहाँ पर जो है a इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, और जब a इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा तो इसका मतलब समीकरण निकाय जो है वो फिर असंगत होगा। तो इस प्रकार से आपको संगत और असंगत पहचानना है। तो अब इसके बाद ध्यान दीजिए, तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर समीकरण दिया गया है x प्लस 2y, इसके बाद बराबर में दिया गया 2। इसके बाद अगला समीकरण दिया गया 2x प्लस 3y, इतना दिया गया है, और बराबर में दिया गया है यहाँ पर 3, इतना दिया गया है। तो ये समीकरण है। सबसे पहले आपको इस समीकरण को आव्यूह रूप में लिखना है, यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं आव्यूह रूप, यानी कि ax बराबर b के रूप में लिखना है। तो अब ध्यान दीजिए, ax बराबर b के रूप में जब लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले लिखना है a का मतलब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो x और y के गुणांक हैं, यहाँ पर x का गुणांक कितना होगा 1 हो जाएगा, y का गुणांक कितना होगा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर x का गुणांक 2, यहाँ पर y का गुणांक 3, तो ये हो गया a। इसके बाद ध्यान दीजिए, x की जगह पे आपको लिखना है x और दूसरा गुणांक कौन सा है y, इतना हो जाएगा। फिर बराबर में इधर दिया गया 2 और 3, तो जो भी समीकरण दी जाएगी उससे आव्यूह रूप में, यानी कि इस प्रकार से आपको लिखना है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ax बराबर b, इसका मतलब यहाँ पर a आपको कितना दिया गया है, a दिया गया है 1 2 2 3, इतना दिया गया है। तो जब यहाँ से आप डिटर्मिनेंट ऑफ a ज्ञात करेंगे तो अब ध्यान दीजिए, 3 एकम 3, इधर गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 से 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा -1, यानी कि इसका मान 0 नहीं आया, तो आप बता सकते हैं नॉट इक्वल 0। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि आव्यूह a जो है वो व्युत्क्रमणीय है, अतः a इनवर्स का अस्तित्व है। और आपको बताया गया कि जब a इनवर्स का अस्तित्व होगा तो वहाँ पर दी गई समीकरण निकाय जो है वो संगत होगी। तो आप बता सकते हैं अतः समीकरण निकाय संगत है। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर दिया गया है 2x माइनस y बराबर 5। इसके बाद दूसरा समीकरण दिया गया x प्लस y बराबर 4। तो सबसे पहले आपको बताया गया कि समीकरण को आव्यूह रूप में लिखना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे आप आव्यूह रूप, यानी कि ax बराबर b के रूप में। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर a अभी आपको बताया गया, जो इसके गुणांक दिए गए, यहाँ पर 2,
यहाँ पर y का गुणांक होगा -1, यहाँ पर x का गुणांक 1, y का गुणांक 1, इतना हो जाएगा। x का मतलब x और y हो जाएगा, बराबर में b का मतलब यहाँ से 5 और यहाँ से 4, इतना हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए a कितना है, a आपको दिया गया है 2 -1 1 1, इतना दिया गया है। तो जब यहाँ से आप डिटर्मिनेंट ऑफ a ज्ञात करेंगे तो ध्यान दीजिए 2 1 कम 2, माइनस लगाएंगे 1 1 कम 1, तो ये माइनस का 1 आएगा। जब -1 रखेंगे तो यहाँ पर +1 हो जाएगा, यानी कि बराबर कितना आ गया 3। तो इसका मान फिर 0 नहीं आया, यानी कि आप बता सकते हैं नॉट इक्वल 0। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि अवयव a व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है। और जब व्युत्क्रमणीय होगा तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि अतः A इन्वर्स का अस्तित्व है। और आपको बताया गया कि जब A इन्वर्स का अस्तित्व होगा तो इसका मतलब समीकरण निकाय जो है वो संगत है। तो आप बता सकते हैं कि अतः दी गई समीकरण निकाय, दी गई समीकरण निकाय संगत है। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इसी प्रकार से दिया गया जैसे अभी हम लोगों ने पहला और दूसरा सॉल्व किया। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर समीकरण दिया गया है x + y + z बराबर दिया गया है 1। इसके बाद दिया गया है 2x + 3y + 2z बराबर 2, इतना दिया गया है। और इसके बाद दिया गया है ax + ay + 2az बराबर 4, इतना हो गया। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण निकाय को जो है आव्यूह रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में, यानी कि इस रूप में आपको लिखना है। तो अब ध्यान दीजिए a का मतलब पहले ही बता दिया गया, यहाँ पर जो गुणांक हैं उनको लिखना है। x का गुणांक 1, y का गुणांक 1, z का गुणांक 1। यहाँ पर ध्यान दीजिए इसके गुणे में दिया गया है 2, इसके गुणा में दिया गया 3 और यहाँ पर दिया गया 2। यहाँ पर ध्यान दीजिए x के गुणे में दिया गया है a, यहाँ पर a और यहाँ पर दिया गया है 2a, इतना हो गया। इसके बाद ध्यान दीजिए x का मतलब यहाँ पर लिखा जाए आपकी बार x y z, इतना हो जाएगा। और बराबर में b का मतलब ध्यान दीजिए 1 2 और 4, 1 2 और 4, इतना हो गया। इसका मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए a का मान आपको दिया गया है 1 1 1 2 3 2। इसके बाद दिया गया है a 2a, इतना दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग ज्ञात करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो अब ध्यान दीजिए पहला अवयव है 1, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 1। अब ध्यान दीजिए ये वाला कॉलम और ये वाली रो आपको छोड़ देना है, इसका गुणा इधर किया जाएगा तो ये आएगा 2×3 6a, इसका गुणा इधर करेंगे तो -2a, इतना हो गया। इसके बाद माइनस लगाएंगे। अब दूसरा अवयव 1, अब की बार दूसरा कॉलम छोड़ना है और पहली रो छोड़ना है, तो इसका गुणा इधर करेंगे तो 2 दूनी 4a, फिर माइनस इसका गुणा इधर करेंगे तो ये आ जाएगा 2a, इतना हो गया। इसके बाद +1, अब तीसरा वाला, तो अब ध्यान दीजिए तीसरा कॉलम और ये रो छोड़ दी जाएगी तो इसका गुणा किया जाएगा तो ये आएगा 2a, माइनस इसका गुणा किया जाएगा ये आएगा 3a। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा डिटर्मिनेंट a बराबर 6 से 2 घटाए जाएंगे 4a। इसके बाद ध्यान दीजिए 4 से 2 घटाए जाएंगे तो 2a आएगा और यहाँ पर माइनस दिया गया यानी कि ये हो जाएगा -2a। इसके बाद ध्यान दीजिए 3 से 2 घटेंगे तो यहाँ पर बचेगा a माइनस का। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आया 4a, इसके बाद 2 और ये वाला मिल के हो जाएगा -3a, यानी कि बराबर जब करेंगे तो ये आ जाएगा a, 4a से 3a घटा देंगे तो a, यानी कि आप बता सकते हैं नॉट इक्वल 0, यानी कि डिटर्मिनेंट a का मान जो है 0 नहीं आया। और जब 0 नहीं आया तो आप बता सकते हैं इसमें कि a व्युत्क्रमणीय अवयव है, व्युत्क्रमणीय अवयव है, अतः a इन्वर्स का अस्तित्व है। और आपको बताया गया कि जब a इन्वर्स का अस्तित्व होगा तो यहाँ पर दी गई समीकरण निकाय जो है वो संगत होगी, यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर कि अतः समीकरण निकाय संगत है।
इस प्रकार से आप इसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में भी उसी प्रकार से 3 समीकरण दिए गए हैं, तो इसे भी आप लोग अब स्वयं सॉल्व करेंगे। बस इतना याद रखिएगा कि अगर डिटर्मिनेंट ए का मान 0 आ जाता है तो वहाँ पर जो है ए इन्वर्स का अस्तित्व नहीं होगा। इसका मतलब वहाँ पर समीकरण निकाय जो है फिर असंगत होगा, इतना आपको याद रखना है। बाकी अगर 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब फिर संगत ही होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी करना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर समीकरण दिया गया है 5x, इसके बाद दिया गया है -y + 4z बराबर 5। अगला दिया गया है 2x + 3y + 5z बराबर यहाँ पर दिया गया है 2। इसके बाद है 5x - 2y + 6z बराबर -1, इतना दिया गया है। तो यहाँ पर इसे हम लोग आव्यूह रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर आप इसे लिखेंगे आव्यूह रूप में, यानी कि ax बराबर b के रूप में। तो इस रूप में जब लिखा जाएगा तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर पहले a यानी कि x y z के गुणांक लिखने हैं। तो इसका गुणांक हो जाएगा 5, इसका गुणांक हो जाएगा -1 और इसका गुणांक हो जाएगा 4। यहाँ पर आएगा 2, इसके बाद 3, फिर 5, यहाँ पर हो जाएगा 5, इसके बाद -2 और ये हो जाएगा 6। x की जगह पे लिखना है x y z और b की जगह पे लिखना है आपको 5 2 -1, इतना हो गया। इसका मतलब यहाँ पर a आपको दिया गया है इसमें 5 -1 4, इसके बाद 2 3 5, फिर हो जाएगा 5 -2 6, ये इतना हो गया। तो अब यहाँ पर हम लोग ज्ञात करेंगे डिटर्मिनेंट a। तो अब ध्यान दीजिए जब यहाँ से डिटर्मिनेंट a ज्ञात किया जाएगा तो पहला अवयव दिया गया है 5, इतना है। तो अब ये वाला कॉलम और ये वाली रो आपको छोड़ना है। तो 6 त्रिक 18 आएगा, -5 दूनी 10, तो माइनस का 10 आएगा। जब -10 रखेंगे तो +10 हो जाएगा, इतना हुआ। इसके बाद माइनस, अब दूसरा अवयव लिखेंगे तो ये माइनस में है, इसका मतलब ये हो जाएगा +1। अब की बार दूसरा वाला स्तंभ छोड़ देना है और पहली रो, तो इसका मतलब 6 दूनी 12 -5 25, इतना हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए +4 तीसरा अवयव, अब की बार ये वाला स्तंभ आपको छोड़ना है और ये रो, यानी कि 2 दूनी 4, यहाँ पर आएगा -4। इसके बाद ध्यान दीजिए 5 3 15, यहाँ पर हो जाएगा -15, ये इतना हुआ। यानी कि अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 5 18 और 10 जब इसे जोड़ा जाएगा तो ये आ जाएगा 28। इसके बाद प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिए 25 से 12 घटा दिए जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -13, इतना हो गया। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है 4, 15 और 4 मिल के आ जाएगा -19, इतना हुआ। इसका गुणा करेंगे तो 5 8 40, 5 दूनी 10 और 4 14, यानी कि 140। इसके बाद हो जाएगा -13। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया 19 का गुणा इसमें किया जाएगा तो 19 को 76, ये इतना आ जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आ गया 76, ये 140, इससे आप लिखेंगे 140 माइनस, ये दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएंगे। तो ध्यान दीजिए 6 3 9 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, यानी कि 89 आ गया। अब ध्यान दीजिए अगर यहाँ पर हम लोग घटाएं तो 10 से 9 घटेगा, 1 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3 हासिल लेंगे तो 13 से 8 घटा दिए जाएंगे 5, यानी कि ध्यान दीजिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए का मान कितना आ गया 51, यानी कि नॉट इक्वल 0, यानी कि 0 नहीं आया। तो अब आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय है, क्रमणीय है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। और जब ए इनवर्स का अस्तित्व होगा तो इसका मतलब समीकरण निकाय संगत है, यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर कि अतः समीकरण निकाय संगत है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए, यानी कि 7 से लेकर 14 तक जो भी क्वेश्चन है अब वहाँ पर उसे आप लोगों को आव्यूह विधि से हल करके जो है x और y और z के जो भी समीकरण में मान होंगे वो ज्ञात करने हैं। तो अब ध्यान दीजिए जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर दिया गया है 5x, इसके बाद दिया गया है +2y बराबर 4, इतना दिया गया है। और अगला समीकरण यहाँ पर दिया गया है 7x, फिर इसके बाद दिया गया है +3y और बराबर 5,
जैसे अभी हम लोग यहाँ पर संगत और असंगत चेक कर रहे थे, तो उसी प्रकार पहले आपको उतना ही सॉल्व करना है इसमें, यानी कि आपको इसे चेक करना है कि ये संगत है अथवा असंगत है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर असंगत होगा तो इसका मतलब इसका कोई हल ही नहीं होगा, लेकिन संगत होगा तभी इसका हल होगा। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसे आप आव्यूह रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे आव्यूह रूप, यानी कि ax बराबर b के रूप में। जब इस रूप में लिखा जाएगा तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आएगा a के रूप में जब लिखेंगे तो 5 2, यहाँ पर हो जाएगा 7 3। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर आएगा x y और बराबर b का मतलब ध्यान दीजिए यहाँ पर 4 और 5। इसका मतलब ये a, ये x और ये b। तो इसका मतलब a आपको यहाँ पर दिया गया है 5 2 7 3। तो यहाँ पर आप ज्ञात करेंगे पहले डिटर्मिनेंट a। तो अब ध्यान दीजिए इधर गुणा होगा 5 3 15, 7 दूनी 14 बराबर 1 आया, यानी कि नॉट इक्वल 0। तो इसका मतलब यहाँ पर आप बता सकते हैं कि आव्यूह A व्युत्क्रमणीय है। यहाँ पर आप लिखेंगे व्युत्क्रमणीय है, अतः A इनवर्स का अस्तित्व है। और आप बता सकते हैं यहाँ पर कि समीकरण निकाय संगत है। और जब समीकरण निकाय संगत है तो इसका मतलब यहाँ पर इसका हल होगा। तो अब ध्यान दीजिए इसके बाद हम लोग पहले सहगुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ज्ञात किया जाएगा A11 का मतलब आपको बताया जा चुका है, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ आपको छोड़ना है। तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 3। इतना हो गया। 1 और 1 जोड़ेंगे तो सम संख्या आएगी, इसलिए इसका मान प्लस ही रहेगा। इसके बाद ज्ञात किया जाएगा A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यहाँ पर आ जाएगा 7। अब की बार ध्यान दीजिए 1 और 2 मिलकर हो जाएगा 3, विषम संख्या इसलिए यहाँ पर माइनस लग जाएगा। इसके बाद ज्ञात किया जाएगा A यहाँ पर 2 1, यानी कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये है, पहला स्तंभ ये है, यानी कि यहाँ पर आएगा 2। इतना हुआ। 2 और 1 इसे जोड़ा जाएगा तो 3, इसलिए विषम है, यहाँ पर माइनस लग जाएगा। इसके बाद A22 की बार दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 5। इतना हो गया। 2 और 2 को जोड़ा जाएगा तो 4, सम संख्या है इसलिए इसका मान प्लस ही रहेगा। इतना हो गया। अब इसके बाद ज्ञात किया जाएगा A इनवर्स बराबर होता है, ध्यान दीजिए 1/, डिटर्मिनेंट A एडजॉइंट A, या फिर इसे आप लिख सकते हैं 1/, डिटर्मिनेंट A, और यहाँ पर हो जाएगा A11, यहाँ पर होता है A12, A21 और A22। इतना। अब इसमें यहाँ पर हम लोग जब मान रखेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आएगा A इनवर्स बराबर 1/, इसका मान हम लोगों ने ज्ञात किया था 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। इसका मान ध्यान दीजिए ये आया है 3। A12 इसका मान आया है -7। इसके बाद 21 इसका मान है -2, और A22 इसका मान आया है यहाँ पर 5। इस 1 का अगर हम लोग इसमें गुणा करेंगे तब भी यही आएगा, यानी कि 3 -2 -7 5। तो ये मान आ गया A इनवर्स का। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो ये लिखा गया था AX बराबर B, अगर यहाँ से ध्यान दीजिए ये AX बराबर दिया गया है आपको B, तो यहाँ से अगर हम लोग ज्ञात करें X, यानी कि इससे आप ऐसा लिख सकते हैं X बराबर A इनवर्स B, ये सूत्र होता है यहाँ पर। ध्यान दीजिए X अगर ज्ञात करेंगे तो A दूसरी तरफ जाएगा तो A इनवर्स के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि आप ये सूत्र याद रखिएगा कि X बराबर होता है A इनवर्स B। अब यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे तो ध्यान दीजिए x का मतलब ये वाला मान आपको रखना है x y। इतना हो गया। इसी प्रकार ध्यान दीजिए A इनवर्स हम लोगों ने ज्ञात किया है, ये मान हो जाएगा 3 -2 -7 5। इसके बाद B का मान आपको ये दिया गया है, यानी कि 4 5। यहाँ पर याद रखिएगा ये A होता है पहला वाला, दूसरा वाला X होता है और ये B होता है। तो यहाँ पर ये मान रख दिया गया, बस आपको ये सूत्र याद रखना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा x y बराबर, इधर गुणा किया जाएगा तो ये आएगा 4 3 12। इसके बाद 5 दूनी 10, ये हो जाएगा -10। इतना हुआ। इसी प्रकार इसमें गुणा करेंगे तो 4 7 28, यानी कि -28, और इसका गुणा करेंगे तो 5 25। इतना हो गया। यानी कि अब ध्यान दीजिए x y इतना दिया गया है बराबर, यहाँ पर 12 से 10 कट जाएंगे 2,
यहाँ पर ध्यान दीजिए 28 से 25 घटेंगे माइनस का 3, तो अब दोनों तरफ का आयु जो है समान है, तुलना कर दीजिए। तुलना करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए x बराबर आ जाएगा 2 और y बराबर आ जाएगा -3। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये समीकरण हल हो गया है, x और y के मान ज्ञात हो गए हैं। तो इसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 सेम इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया गया। यहाँ पर 2 समीकरण दिए गए हैं और उसमें से जो है उसे आव्यूह से हल करके आपको x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो जैसे अभी ये हल किया गया सेम उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 सॉल्व करना है। बाकी के क्वेश्चन मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।